हे गाइस, वेलकम बैक टू सुमो एक्सप्लेन। आज की जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है। स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मेरे चैनल के स्पेशल मेंबर्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है वो मेरे स्पेशल मेंबर के लिए है। तो अगर आप भी सुमो एक्सप्लेन फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या हो अगर तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। गू 22 साल की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जो सच में उसके जीवन का आखिरी प्यार लगता था। वो ध्यान रखने वाला, केयरिंग, स्वीट और हैंडसम था, सब कुछ जो वो चाह सकती थी। लेकिन नए साल की रात जब आसमान में आतिशबाजी चमक रही थी, गू ने उसकी तरफ देखा। वो उस पल को अपने दिल में संभाल कर रखना चाहती थी, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। वो किसी और दिशा में देख रहा था और उसकी नज़र में एक अलग सा भाव था। जब जू ने उसकी नज़र का पीछा किया तो उसे एहसास हुआ कि वो एक दूसरी लड़की को देख रहा है। और वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। आप जानते हैं वो पल कैसा होता है जब आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। जलन धीरे धीरे दिल में घर करने लगती है। वो अंदर से आपको खा जाती है, आपको असुरक्षित और उदास बना देती है। और चाहे आप उसे नज़रअंदाज करने की कितनी भी कोशिश करें, वो जाती नहीं है। आप हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस करने लगते हैं, वो बातें भी जो पहले कभी ध्यान में नहीं आती थी। तो ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटेंगे बिना उस बेचारी लड़की की तरह दिखे जिसे कभी सच में प्यार नहीं मिला। यहीं पर पाक इस कहानी में आता है, एक हैंडसम, आत्मविश्वासी और बेहद समझदार आदमी जो बिना कुछ कहे ही गू की जलन और असुरक्षा को समझ जाता है। और फिर वो उसे एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जो उसके सारे प्रॉब्लम हल करने का वादा करती है, एक वेबसाइट जिसका नाम है मेडलर। ये एक एआई है जो लोगों को प्यार के मामलों में सलाह देता है। हालांकि गू को पूरा भरोसा नहीं था कि ऐसी चीज सच में काम करेगी, फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया। और तभी उसे एक एहसास हुआ, वो चाहती थी कि जी हो भी वही महसूस करे जो उसने महसूस किया था, जलन। अगर सारी परेशानी एक लड़के और लड़की की दोस्ती से शुरू हुई थी, तो क्यों ना वही रास्ता आगे भी अपनाया जाए। जू ने फैसला किया कि वो भी एक लड़का दोस्त बनाएगी। और 2 सेकंड में किसने खुद को वॉलंटियर किया? पाक, बिल्कुल। शुरुआत में ये योजना बिल्कुल सही काम करती दिखी। जी हो असहज होने लगा, उसे जलन होने लगी। वो जू के और करीब रहने लगा और उससे बार बार कहने लगा कि वो उससे प्यार करता है। हैप्पी एंडिंग, समस्या खत्म? नहीं, असल में यहीं से चीजें खतरनाक होने लगी। जीहू को जीहो का ये नया रूप पसंद आने लगा। उसे अच्छा लगने लगा कि अब उसे जीहो को उसकी बचपन की दोस्त के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन साथ ही उसे पाक की कंपनी भी पसंद आने लगी। और आप समझ ही रहे होंगे कि ये कहानी किस दिशा में जा रही है। एक पुराना क्रश फिर से करीब आने लगता है। दो लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो सिर्फ दोस्त हो, जबकि धीरे धीरे उनके बीच कुछ और बनने लगता है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जहां एक या शायद दोनों ऐसे एहसास महसूस करने लगते हैं जो कभी इस योजना का हिस्सा नहीं थे। और इस सबको और उलझा देने के लिए उसका बॉयफ्रेंड भी अभी मौजूद है। आखिरकार हमारी नायिका को तब एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी उलझन में फंस चुकी है, जब हालात सच में गर्म होने लगते हैं। और पाक आखिरकार मान लेता है कि अब वो सिर्फ दोस्त होने का नाटक नहीं कर सकता। पहला प्यार, दूसरा मौका, एआई की चाल और जलन का ऐसा खेल जो अब काबू से बाहर हो चुका है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये पूरी उलझनों और ट्विस्ट से भरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। क्या होगा अगर तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। गू 22 साल की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जो सच में उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता था। ध्यान रखने वाला, प्यार करने वाला, प्यारा, हैंडसम, सब कुछ जो वो चाहती थी। लेकिन न्यू ईयर की रात जब आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, गू उस पल को महसूस करते हुए उसे देख रही थी। लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। उसकी नज़र कहीं और थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। जब जू ने उसकी नज़र का पीछा किया तो उसने देखा कि वो एक दूसरी लड़की को देख रहा है। और वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। तुम जानते हो वो पल जब तुम कुछ ऐसा देख लेते हो जिसे तुम फिर कभी अनदेखा नहीं कर सकते। धीरे धीरे जलन अंदर घुसने लगती है। वो तुम्हें अंदर से खा जाती है, तुम्हें असुरक्षित और उदास बना देती है। और चाहे तुम उसे नज़रअंदाज करने की कितनी भी कोशिश करो, वो जाती नहीं। तुम हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस करने लगते हो, वो चीज़ें जो पहले कभी ध्यान में नहीं आई। अब सवाल ये है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए बिना ऐसे लगे कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे कभी सच में प्यार नहीं मिला। तभी इस कहानी में पार्क कुन की एंट्री होती है।
एक हैंडसम, आत्मविश्वासी और बेहद समझदार लड़का जो बिना कुछ कहे ही गू की जलन और असुरक्षा समझ जाता है। फिर वो उसे एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जो उसके सारे सवालों का हल होने का दावा करती है। एक वेबसाइट मेडलर, एक एआई जो लव काउंसलर की तरह काम करती है। भले ही जू को शक होता है कि ये सच में काम करेगा या नहीं, फिर भी वो रिस्क लेती है और उसे एहसास होता है कि वो जीहो को वही महसूस कराना चाहती है जो उसने उसे महसूस कराया था, जलन। और अगर ये सब एक लड़के और लड़की की दोस्ती से शुरू हुआ था तो फिर इसे उसी तरह जारी रहने दो, है ना? जू फैसला करती है कि वो भी एक लड़का दोस्त बनाएगी और जो सबसे पहले खुद को इसके लिए पेश करता है वो है पारकुंद। शुरू में योजना काम करती हुई लगती है। जीहो परेशान होने लगता है, जलन महसूस करने लगता है और जू के और करीब आने लगता है। वो उससे ज्यादा बार कहने लगता है कि वो उससे प्यार करता है। लगता है कि सब ठीक हो गया, है ना? नहीं, असल में यहीं से चीजें और खतरनाक होने लगती हैं। जू को जीहो का ये नया रूप अच्छा लगने लगता है। उसे ये भी अच्छा लगता है कि अब उसे उसकी बचपन की दोस्त के साथ साझा नहीं करना पड़ रहा। लेकिन उसे पार्क की कंपनी भी अच्छी लगने लगती है। और तुम जानते ही हो कि ये सब कहाँ जा रहा है ना? पुराना क्रश फिर से करीब आ रहा है, साथ में ज्यादा समय बिताना, दिखावा करना कि वे सिर्फ दोस्त से ज्यादा हैं। ये तो बिल्कुल सही नुस्खा है कि दोनों में से कोई एक या दोनों ऐसी भावनाएं महसूस करने लगें जो इस सौदे का हिस्सा कभी नहीं थी। और चीजों को और उलझाने के लिए एक एक्स भी है। हमारी नायिका को असल में ये एहसास तभी होता है कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है जब हालात गर्म होने लगते हैं और पार्क आखिरकार मान लेता है कि अब वो सिर्फ दोस्त होने का नाटक नहीं कर सकता। पहला प्यार, दूसरे मौके, एआई की चालाकियां और जलन का खेल जो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये पूरी उलझी हुई कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पार्क में जू अपने बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुनती है जो उसे बुला रहा होता है। जब वो मुड़कर देखती है तो पाती है कि वो उसकी चुपके से फोटो ले रहा है। जू सोचती है कि उसने आखिरकार 22 साल की उम्र में डेटिंग शुरू की। वो हमेशा सुनती आई थी कि किशोर उम्र में डेटिंग नहीं करनी चाहिए। लगता है जीहो ने भी वही सुना था। फोटो देखकर वो उसके पास जाती है और शिकायत करती है कि वो ऐसे अचानक फोटो नहीं ले सकता। लेकिन जीहो फिर भी फोटो खींचता रहता है। वो कहता है कि फोटो बहुत अच्छी आई है और मुस्कुराते हुए जू से कहता है कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है। जू सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना प्यारा और परफेक्ट है। थोड़ा शक होने पर वो फोटो देखने की मांग करती है, लेकिन जब जीहो स्क्रीन दिखाता है तो वो निराश हो जाती है। फोटो में उसका एक्सप्रेशन बहुत खराब लग रहा होता है। मजाक में वो फोन लेकर फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है। जीहो हंसते हुए कहता है कि रहने दो, उसे वो फोटो पसंद है। दोनों मुस्कुराते हुए गले लगते हैं और जू सोचती है कि सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। लेकिन सब कुछ नए साल की रात बदल गया। उस रात जब आतिशबाजी देख रही थी, जीहो उसे पीछे से गले लगाए हुए था। वो उससे पूछती है कि क्या उसे भी ये सुंदर लग रहा है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी नज़र कहीं और है। जब जू उसकी नज़र का पीछा करती है तो देखती है कि वो एक दूसरी लड़की को देख रहा है। वो उस पल को याद करती है और सोचती है कि काश उसने वो चीज़ देखी ही ना होती। शायद तब उसका रिश्ता अब भी सच में खुश होता। कुछ दिनों बाद क्लासरूम में जू को जीहो का मैसेज आता है कि बाद में साथ में कुछ खाने चलें। वो फ़ोन को बिना उत्साह के देखती है कि वो बस ये दिखा रही है कि सब ठीक है। अजीब महसूस करने के बावजूद वो हाँ लिख देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे उसके साथ बाहर जाने का विचार असहज लगता है। वाह, क्या खूबसूरत रिश्ता है। कोई भी अपने मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करता। अपने ख्यालों में खोई हुई जू अपनी दोस्त या से पूछती है कि वो लड़के और लड़की की दोस्ती के बारे में क्या सोचती है। या कहती है कि उसे लगता है कि ये बिल्कुल संभव है, उसके लिए जेंडर दोस्ती तय नहीं करता। फिर जू पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड भी डेटिंग से पहले 5 साल तक उसका दोस्त था। या समझाती है कि उनके मामले में ये अलग था, वो कभी सिर्फ दोस्त नहीं था। जू फिर भी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में जू को लड़के और लड़की की दोस्ती पर विश्वास ही नहीं है, चाहे वो बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो। और जीहो के साथ हमेशा उसकी बचपन की दोस्त योंगसुआ रही है। असल में योंगसुआ ही थी जिसने जू की मुलाकात जीहो से करवाई थी। लेकिन न्यू ईयर के बाद से दोनों के बीच का व्यवहार जू को परेशान करने लगा है। जब जू ये सब अपनी दोस्त को समझा रही होती है, तभी वो योंगसुआ की हाल की पोस्ट देखती है। या पूछती है कि क्या जू को सच में लगा कि जीहो ने अपनी दोस्त को एक अलग नज़र से देखा था। जू कहती है हाँ, और वो कहती है कि कोई भी देख सकता था कि वो प्यार भरी नज़र थी। या पूछती है क्या तुम जलन महसूस कर रही हो,
जू तुरंत इनकार कर देती है। वो कहती है बस उसे थोड़ा अजीब लगा, या मजाक में कहती है अगर तुम जलन नहीं कर रही तो मैं भी कोई नारियल का पेड़ हूँ। फिर वो कहती है कि शायद तुम ये सब अब जाकर नोटिस कर रही हो, लेकिन वे दोनों हमेशा से बहुत करीब रहे हैं। फिर वो जू का चेहरा घुमाकर कहती है जरा ध्यान से देखो। जू देखती है कि योंगसुआ के एक लड़के पार्कुन के साथ फ्लर्ट कर रही है और उसे महसूस होता है कि पार्कुन का अंदाज जीहो से बिल्कुल अलग है। पार्कुन उसकी नज़र पकड़ लेता है और होंठ हिलाकर पूछता है तुम क्या देख रही हो। लगता है हमारी कहानी का डॉन जुआन पहले ही एपिसोड में आ गया। जू घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है और उसे ये भी समझ नहीं आता कि योंगसुआ इस लड़के के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती है। फिर वो अपनी दोस्त से कहती है कि शायद वो बेवजह चिंता कर रही है। उसकी दोस्त भी सहमत होती है और कहती है कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, या कहती है कि उसे सच में लगता है कि जीहो जू को पसंद करता है और उसे खुद को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। जू मन ही मन सहमत हो जाती है और जीहो से मिलने चली जाती है। वो उसे यूनिवर्सिटी स्क्वायर में मिलती है और देर से आने के लिए माफ़ी मांगती है। जीहो कहता है कि कोई बात नहीं और बताता है कि उसने उस रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है जिसे वो ट्राई करना चाहती थी। लंच के दौरान जू नोटिस करती है कि जीहो सच में उसका बहुत ख्याल रखता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो कहती है कि अब उसे अपनी अगली क्लास के लिए जाना होगा, लेकिन जीहो जिद करता है कि वो उसे बिल्डिंग तक छोड़कर आएगा। जू कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, वो उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जीहो बस उसे 1 सेकंड रुकने को कहता है और झुककर उसके जूते का फीता बांधने लगता है। अब तक तो वो सच में बहुत प्यारा व्यवहार कर रहा है, बस उम्मीद यही है कि वो अपनी बचपन की दोस्त के साथ उसे धोखा ना दे रहा हो। उसे देखते हुए जू सोचती है कि जीहो के ऐसे छोटे छोटे और स्वाभाविक इशारे ही हैं जो उसे उससे और ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देते हैं। वो शर्म से लाल हो जाती है जब वो उसे इतनी सहजता से ऐसा करते देखती है। तभी जीहो उसे एक बैग देता है। उसने उसके लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट खरीदी थी। जू के मन में अब सब कुछ साफ हो जाता है। वो उसके बारे में सोचता है, उसके लिए कोशिश करता है, उससे प्यार से पेश आता है। जू को लगता है कि उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए। सच में अभी तक तो वो हर लड़की के सपनों जैसा बॉयफ्रेंड लग रहा है। वो उसे धन्यवाद कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, कोई आवाज़ जीहो को बुलाती है। जॉन सुआ वहां आ जाती है। वो आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और शिकायत करती है कि उन्हें असाइनमेंट करना है। जीहो उसके बाल बिगाड़ते हुए कहता है कि होमवर्क तो उसी का है। थोड़ी शर्मिंदा होकर वो उसे याद दिलाती है कि उसने मदद करने का वादा किया था। ये सब देखकर जू को थोड़ा बुरा लगता है और वो गला साफ करती है ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो वहीं खड़ी है। जॉन सुआ नकली सी हैरानी दिखाते हुए उसे नमस्ते करती है। जू जवाब देती है, तभी वो दोस्त कहती है कि जीहो उसे असाइनमेंट में मदद करेगा और पूछती है कि क्या वो उसे थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती है। जू अपने असहज भाव को छिपाने की कोशिश करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो बाद में जीहो से मिल लेगी। जोंगसुआ उसका धन्यवाद करती है और लगभग जीहो को खींचते हुए वहां से ले जाती है। दोनों बाजू में बाजू डाले चले जाते हैं। ये दृश्य देखकर जू को लगता है कि ये दोस्ती अब सीमा पार कर चुकी है। या तो वो लड़की उससे बहुत ज्यादा करीब है या फिर उसके इरादे कुछ और हैं। अभी भी हैरान खड़ी जू नोटिस करती है कि जोंगसुआ के पास भी बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा जीहो ने अभी उसे दिया था। तभी उसे याद आता है कि कुछ मिनट पहले उसने कहा था कि उसने चॉकलेट इसलिए खरीदी क्योंकि उसे उसकी याद आई थी। अब जो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या उसने सच में वो सिर्फ उसके लिए खरीदी थी। वो वहां से मुड़कर जाने लगती है और एक बार फिर सोचती है कि क्या वे दोनों सच में सिर्फ दोस्त हैं। अपने ख्यालों में खोई हुई वो अचानक किसी से टकरा जाती है। बैग जमीन पर गिर जाता है। वो माफी मांगती है और सामने वाला पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो पार्क ह्यून होता है और उसके हाथ में उसका बैग है। काफी अजीब बात है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को योंगसुआ के साथ जाते देखने के तुरंत बाद इस लड़के से टकरा जाती है। उदास होकर जू कहती है कि अब उसे उस बैग की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्क ह्यून कहता है कि अभी तो उसने खुद कहा था कि उसे सच में वो नहीं चाहिए। ये समझकर कि वो अजीब व्यवहार कर रही है, जू उसे बैग वापस देने को कहती है, लेकिन पार्क ह्यून फिर से कहता है कि उसने खुद कहा था कि उसे वो नहीं चाहिए। जब जू उसे लेने की कोशिश करती है तो वो अपना हाथ ऊपर उठा लेता है ताकि वो उसे पकड़ ना सके। जू बार बार जिद करती है और वो भी वापस देने से मना करता रहता है। चिढ़कर जू पूछती है कि क्या वो बैग वापस नहीं करेगा। तब वो कहता है कि योंगसुआ हमेशा बिल्कुल ऐसा ही बैग लेकर घूमती है और पूछता है कि क्या इसी वजह से जू को अब अपना बैग नहीं चाहिए। अब तक इस कहानी में एक भी सामान्य इंसान दिखाई नहीं दिया। हर कोई या तो बहुत कुछ जानता है या फिर बहुत कुछ छिपा रहा है। जू चुप हो जाती है। वो सोचती है कि शायद जोंगसुआ का बैग भी जीहो ने ही दिया होगा और ये सोचकर उसका आत्मसम्मान और भी गिर जाता है। वो जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, उसने बस बिना सोचे कुछ कह दिया।
पाक ह्यून उसे देखता है और कहता है कि वो बहुत प्यारी है। फिर वो उसके थोड़ा करीब आकर उसका फोन नंबर मांगता है। हैरान होकर वो समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो कहता है कि उसे बस वो पसंद आ गई। बाद में बिस्तर पर लेटी हुई जू सोचती है कि पाक ह्यून जरूर पागल है। उसे चौक वाली घटना याद आती है जब वो उसका नंबर लेने पर अड़ा हुआ था। जू ने किसी तरह उसे चिल्लाकर पागल कहा और बताया कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, तब जाकर अपना बैग वापस लिया। लेकिन पाक ह्यून बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो कहता है कि अगर उसके बॉयफ्रेंड की एक लड़की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है तो उसकी भी एक लड़का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। अब जू के पास कोई जवाब नहीं बचा था, इसलिए आखिर में उसने अपना नंबर दे दिया। घर पहुंचकर भी उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा। वो सोचती है कि शायद पार्क ह्यून को योंगसुआ पसंद है, इसलिए उसे बुरा लगता है कि जीहो उसके इतना करीब है। जू सोचती है कि शायद इस मामले में वो और पार्क ह्यून एक ही टीम में है जब बात जीहो और जोंगसुआ के रिश्ते की आती है। जब वो पार्क ह्यून के साथ अपनी चैट देखती है तो नोटिस करती है कि उसने उसे मेडलर नाम की एक वेबसाइट का लिंक भेजा है और साथ में मैसेज लिखा है कि वो बेवकूफ़ बनना बंद करे और इस साइट को आजमाए। जू लिंक खोलती है और उस सर्विस का विज्ञापन देखती है। वीडियो पूछता है कि क्या वो किसी जहरीले रिश्ते में फंसी हुई है और क्या वो थक चुकी है हमेशा दबाव में महसूस करने से। वीडियो ये भी कहता है कि मेडलर उसकी मदद के लिए मौजूद है। वीडियो खत्म होने के बाद जू देखती है कि वहां साइट की एआई के साथ बातचीत शुरू करने का विकल्प भी है। ये सब देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये सब कितना संदिग्ध है, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पाक ह्यून उसे पुश ओवर कह रहा था, यानी कमजोर इंसान। उसी समय एक नोटिफिकेशन आता है। ये योंगसुआ की नई पोस्ट होती है। जिज्ञासावश जू उसे खोलती है। ये एक बार की फोटो है। मेज पर किसी का धड़ दिखाई दे रहा है जो जीहो जैसा लगता है, और वही बैग भी रखा है जो उसने उसे गिफ्ट किया था। कैप्शन पढ़ते हुए जू के मन में बस यही ख्याल आता है कि जीहो ड्रिंक करने बाहर चला गया और उसने उसे इसके बारे में बताया तक नहीं। अब वो मन ही मन सोचती है कि उसने जो पहले कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत प्यारा है, वो सब वापस लेती है। जितना ये सब आगे बढ़ रहा है, जीहो उतना ही संदिग्ध लगने लगा है। वो अपना फ़ोन एक तरफ रख देती है क्योंकि जीहो और योंगसुआ के बारे में सोचते सोचते उसका दिमाग भर चुका है। गुस्से में वो खुद से बड़बड़ाती है कि ये सब कितना परेशान करने वाला है और वो खुद कितनी कमज़ोर इंसान है। सच कहें तो जू अब बहुत उदास लगने लगी है और इस रिश्ते को लेकर चिंता होने लगती है। वो फिर से अपना फ़ोन उठाती है और सोचती है कि अब उसके पास कोई आत्मसम्मान बचा ही नहीं है। इसके बाद वो मेडलर की चैट में टाइप करना शुरू कर देती है। एआई उसे एक मैसेज भेजता है और पूछता है कि क्या उसे उसकी लव लाइफ में दखलंदाजी करने की अनुमति है। उधर दूसरी तरफ एक सीन में पाक ह्यून दिखाई देता है जो अपने फ़ोन को देखते हुए संतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा होता है। जू सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस वेबसाइट का इस्तेमाल करने से जीहो के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह बदल जाएगा। जब जू अपनी लव लाइफ की समस्याओं के बारे में एआई से बात कर रही होती है, उसी समय जीहो बार में योंगसुआ के साथ होता है। वो हैरानी से कहता है कि उसे लगा था आज का दिन सिर्फ उन दोनों के लिए है। मुस्कुराते हुए योंगसुआ कहती है कि हाँ, ऐसा ही था, लेकिन रास्ते में संयोग से उसकी मुलाकात पाक ह्यून से हो गई। फिर वो पूछती है कि क्या उसे इससे कोई परेशानी होगी, क्योंकि आखिर पाक ह्यून भी तो उसका एक लड़का दोस्त है। इधर जू मेडलर को बताने लगती है कि वो और जीहो कैसे मिले थे और 3 महीने बाद उन्होंने डेटिंग शुरू की थी। वो बताती है कि जीहो हमेशा से बहुत प्यारा, ध्यान रखने वाला और हैंडसम रहा है। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जीहो की बेस्ट फ्रेंड हमेशा से उनके रिश्ते में समस्या रही है, क्योंकि वो जीहो की बहुत ज़्यादा करीब रहती है। मेडलर उसकी पूरी कहानी सुनता है और कुछ देर सोचता हुआ लगता है कि क्या जवाब दिया जाए। फिर बहुत शांत तरीके से कहता है कि उसके पास इसका एक शानदार समाधान है। जू को जीहो से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर जू चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये कैसा सलाह है। तब मेडलर कहता है कि वो सबसे कठिन रास्ता चुन रही है और उसे पूछता है कि आखिर वो इस बातचीत से चाहती क्या है। जू सोच में पड़ जाती है। सच तो ये है कि वो बस चाहती थी कि योंगसुआ से जुड़ी समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन मेडलर से वो कहती है कि वो रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती, वो जीहो के साथ ही रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसका पहला प्यार इतनी तनाव भरी तरह से खत्म हो जाए। वो तो बस चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे और ज्यादा पसंद करे। सच में असुरक्षा की भावना बहुत बुरी होती है। बेचारी जू अब ऐसी स्थिति में फंसने जा रही है जो आगे और भी जटिल होने वाली है। मेडलर जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि जीहो को कैसे बदला जाए, लेकिन जू खुद थोड़ा बदल सकती है।
वो कहता है कि समाधान बहुत आसान है। उसे जीहो को वही एहसास करवाना चाहिए जो उसे योंग सुआ के साथ उसकी दोस्ती देखकर हुआ था। जू उलझन में पड़ जाती है और समझने की कोशिश करती है कि इसका मतलब क्या है। उसी समय कोई उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। वो पाक ह्यून होता है। वो जू को नमस्ते करता है। जू को थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन वो भी जवाब दे देती है। पाक ह्यून पूछता है कि उसने उस मेडल के बारे में क्या सोचा, क्योंकि उसने वो लिंक ट्राई किया था जो उसने भेजा था। जू चौंक जाती है, उसे कैसे पता चला। अब तो लगभग पक्का लगता है कि या तो ये लड़का ही मेडल का निर्माता है या फिर वो खुद एआई बनकर जू को मैनिपुलेट कर रहा है। ज्यादा बात नहीं करना चाहती, इसलिए जू बस इतना कहती है कि उसने मेडल ट्राई किया था, लेकिन उसे सब कुछ बहुत अजीब लगा। पाक ह्यून थोड़ा हैरान होता है जब वो कहती है कि मेडल की राय बहुत ज्यादा कठोर है और वो काफी रूखा भी है। वो जवाब देता है कि यही तो उसे अलग बनाता है और बहुत से लोग उस एआई तक पहुंच पाने का इंतजार कर रहे हैं। संदेह भरी नजर से जू पूछती है कि क्या ये सच में है। थोड़ा नाराज होकर पाक ह्यून कहता है कि अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो छोड़ सकती है, लेकिन वो एक नई चीज मिस कर देगी। फिर जू पूछती है कि अगर ये इतना लोकप्रिय है तो उसने उसे इतनी आसानी से एक्सेस क्यों दे दिया। पाक ह्यून बताता है कि मेडल उसके भाई ने बनाया है और अभी ये टेस्टिंग फेज में है। ये सुनकर जू हैरान हो जाती है। वो मजाक में कहती है कि अब उसे समझ आया कि एआई का स्वभाव ऐसा क्यों है और शायद उसका भाई कोई जीनियस है। पाक ह्यून पूछता है कि ये तारीफ थी या ताना। वो फिर से कहता है कि मेडलर लोगों की मदद के लिए बनाया गया है और उसे इसकी सलाह मान लेनी चाहिए। आखिर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जू को उसकी बात मानने का थोड़ा मन होने लगता है। उसे याद आता है कि एआई ने कहा था कि जीहो को वही एहसास करवाओ जो उसे योंग सुआ के साथ उसकी दोस्ती देखकर हुआ था। पाक ह्यून को देखते हुए जू के मन में एक ख्याल आता है, शायद जीहो को जलाने के बजाय वो जंग सुआ को पाक ह्यून के करीब ला सकती है ताकि वो जीहो से दूर हो जाए। इसलिए जू पूछती है कि क्या पाक ह्यून रात में फ्री होगा। उस रात एक रेस्टोरेंट में जू और जीहो जंग सुआ और पाक ह्यून के सामने बैठे होते हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या ऑर्डर करें। मुस्कुराते हुए पाक ह्यून पूछता है कि जू ने उसे डिनर पर क्यों बुलाया। उसी मुस्कुराहट के साथ जू जवाब देती है कि दोस्तों के साथ डिनर करना मजेदार होता है और चूंकि वो फ्री था इसलिए उसे बुला लिया। लगता है दोनों ने इस नाटक में पूरी तरह कूदने का फैसला कर लिया है। सच में क्या जोड़ी है, कोरिया के बॉनी और क्लाइड। पाक ह्यून पूछता है कि आखिर से कब से उसे डिनर पर बुलाने की आदत पड़ गई। जू बस इतना कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो आगे भी उसे बुलाएगी। योंग सुआ ये सब देखकर पूछती है कि आखिर कब से ये दोनों इतने करीब हो गए। वो कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसकी जानकारी में पाक ह्यून को सिर्फ पार्टियों में जाकर शराब पीना पसंद है। पाक ह्यून कहता है कि उसे अजनबियों के साथ पीना अजीब लगता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो और जू बहुत करीब हैं। व्यंग से योंग सुआ कहती है तो इसका मतलब वो और पाक ह्यून करीब नहीं है। पाक ह्यून बस अपने फोन से खेलते हुए सहमति में सिर हिला देता है। जू ये सब देखकर समझ ही नहीं आता कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो सोचती है कि वो पाक ह्यून को मदद के लिए लाई थी, लेकिन स्थिति तो उल्टा और अजीब होती जा रही है। इसलिए वो जल्दी से विषय बदलने का फैसला करती है और कहती है कि चलो जल्दी से खाना तय कर लेते हैं। वो हनी लेमन चिकन के बारे में बताती है जो वहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन योंग सुआ सुझाव देती है कि वे बहुत ज्यादा तीखा तब्बोकी ऑर्डर करें। वो जीहो की ओर देखकर कहती है कि पिछली बार जब वे दोनों इस रेस्टोरेंट में आई थी तो उन्होंने यही डिश ऑर्डर की थी और उन्हें बहुत पसंद आई थी। जीहो कहता है कि वहाँ की एक और डिश भी बहुत अच्छी है और थोड़ा हिचकता है। सच में उसका बॉयफ्रेंड भी कोई मदद नहीं कर रहा। उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लेनी चाहिए थी और मामला खत्म हो जाता, सबका तनाव भी कम हो जाता। जू उन दोनों को देखकर सोचती है कि आखिर जीहू और जंग सुआ अकेले इस रेस्टोरेंट में कब आए थे। वो कहती है कि वो ज्यादा तीखा नहीं खा सकती और उनसे कुछ लाइट चुनने को कहती है, लेकिन योंग सुआ उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और वेटर को बुलाकर 2 बहुत ज्यादा तीखी डिश ऑर्डर कर देती है। जू इस व्यवहार से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये जानबूझकर किया गया है। कुछ देर में खाना आ जाता है। सिर्फ उसे देखकर ही जू को पता चल जाता है कि अगर उसने ये खा लिया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। ये मेडलर का मैसेज होता है। वो चैट खुलती है। एआई पूछता है कि वो कहाँ है और क्या उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जू हैरान होती है कि मेडलर को इस स्थिति के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो फिर भी उसे सब कुछ समझाने लगती है। एआई कहता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे नजरअंदाज कर रहा है तो उसे अपने मेहमान से मदद मांगनी चाहिए।
जू पार्क ह्यून की ओर देखती है। उसे एहसास होता है कि उसने अब तक फोन नीचे नहीं रखा है और उसने खाने को छुआ भी नहीं है। बिना कुछ बोले जू उस तीखे खाने को लेने की कोशिश करती है, लेकिन हिचक जाती है। पार्क ह्यून ये देख लेता है और जैसे ही वो खाने के लिए हाथ बढ़ाती है, वो उसकी प्लेट अपनी ओर खींच लेता है। जू समझ नहीं पाती। वो कहता है कि उसने सुना था कि उसे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जू इसकी पुष्टि करती है। तब पार्क ह्यून अपने ऑर्डर किए हुए चिकन का एक टुकड़ा उठाता है और उसे ऑफर करता है। वो तीखा नहीं था। जब पार्कुन जियो की प्लेट में खाना परोस रहा था, तब उसने जियो को पुकारा और पूछा कि क्या उसे बुरा नहीं लगता कि उसकी गर्लफ्रेंड वही चीज खा रही है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। जियो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पार्क आगे कहता है कि जुंग सुआ ने तो वही ऑर्डर किया जो वो खुद खाना चाहती थी, और जियो ने बिना सोचे समझे उसे मान भी लिया। फिर वो पूछता है कि क्या जियो को ये नहीं पता कि जियो बहुत ज्यादा तीखा खाना नहीं खाती। जुंग सुआ अपनी सफाई में कहती है कि वो बस एक पल के लिए ध्यान भटका बैठी थी और जियो को पहले ही बोल देना चाहिए था। जियो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ कहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जुंग सुआ अनजान बनने का नाटक करती है और जियो से पूछती है कि क्या उसने कुछ सुना था। वो सच में बहुत चालाक और चालबाज लड़की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ सुना ना हो। जियो की तरफ देखती है और सोचती है कि वो हमेशा की तरह अपने दोस्त के सामने कह देगा कि उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट, जियो कहता है कि उसने जियो को तीखे खाने के बारे में बोलते हुए सुना था, बस वो भूल गया था। वो माफी मांगते हुए कहता है कि उससे गलती हो गई और उसे कुछ और ऑर्डर करना चाहिए था। ये देखकर जियो हैरान रह जाती है कि जियो ने इस बार उसका साथ दिया। जुंग सुआ भी ये सुनकर चौंक जाती है। इधर बाथरूम में खड़ा पार्क्युन इस पूरी घटना के बारे में सोच रहा होता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जियो और जुंग सुआ सिर्फ बचपन के दोस्त नहीं है। जुंग सुआ और जियो के बीच की प्रतिद्वंद्विता लगातार बढ़ती जा रही है और वो खुद इस उलझन के बीच फंस गया है। उसे समझ ही नहीं आता कि जियो सच में भोली है या नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले तक वो उसकी तरफ लग रही थी और अब जियो की तरफ हो गई। बाथरूम से बाहर निकलते हुए वो फैसला करता है कि अब वो इन सब चीजों से तंग आ चुका है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि टेबल पर सिर्फ जुंग सुआ और जियो ही बैठे हैं। उनकी बातचीत सुनकर हालात और भी अजीब लगने लगते हैं। जुंग सुआ कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि जियो को जियो में ऐसा क्या दिखा, क्योंकि उसे तो हमेशा लगता था कि जियो को उसी जैसी लड़कियां पसंद है। थोड़ी नींद और नशे में डूबी हुई वो कहती है कि शायद अब उनके बीच सब कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि उनका रिश्ता भी। लगता है शराब पीने के बाद उसने अपना कंट्रोल खो दिया है और वो धीरे धीरे जियो की तरफ झुकने लगती है। उसके गिरने से पहले ही जियो उसका सिर पकड़कर संभाल लेता है और कहता है कि कुछ भी नहीं बदला है। पार्क्युन को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है कि अच्छा हुआ जियो ने ये हिस्सा नहीं सुना। वो बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसका सामना जियो से हो जाता है। उसे नहीं पता कि वो वहां कब से खड़ी थी। जियो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और क्या वो अब जा रहा है। वो उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रही होती। पार्क बिना जवाब दिए उसके पास से निकल जाता है, फिर अचानक रुकता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे पुकारता है। वो उससे कहता है कि अभी टेबल पर वापस मत जाओ। जियो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। तभी वो अचानक उससे कहता है कि उसके लिए एक आइसक्रीम खरीद दे। जियो को कुछ समझ नहीं आता। पार्क उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहता है कि जल्दी जाकर आइसक्रीम ले आओ, क्योंकि उसे एक पार्टी में जाकर शराब पीनी है और जल्दी निकलना है। दूर से जियो इस पूरी बातचीत को गंभीर चेहरे के साथ देख रहा होता है और उसे लगने लगता है कि पार्क ह्यून शायद अपनी हद पार कर रहा है। इधर रेस्टोरेंट में जियो अभी भी टेबल पर बैठा रहता है और जुंग सुआ के जागने का इंतजार करता है। कुछ मिनट बाद वो आंखें खोलती है और पूछती है कि क्या वो सच में सो गई थी। जियो कहता है कि उसने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली थी और पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे इतना पीना पड़ा। जुंग सुआ गहरी सांस लेती है और कहती है कि उसका दिन बस अच्छा नहीं था। जियो उसे ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या वो पार्क्युन की वजह से ऐसा महसूस कर रही है। वो तुरंत मना कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि वो सच में उसी से नाराज है। उसे वो पल याद आता है जब उसने पार्क्युन को डेट पर चलने के लिए पूछा था और पार्क्युन ने मना कर दिया था। यहाँ तक कि मजाक में ये भी कह दिया था कि अगर वो उसके साथ बाहर जाएगा तो लोग समझेंगे कि वो उसकी बड़ी बहन है। वो लड़का भी कुछ खास अच्छा नहीं है, उसने बड़ी आसानी से उस बेचारी लड़की को बूढ़ी कह दिया था। जुंग सिवा के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही, और जब उसने पार्क्युन को जियो के साथ देखा तो उसे और भी ज्यादा जलन होने लगी। फिर वो जियो से कहती है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, और उसे उम्मीद है कि जियो उससे नाराज नहीं हुई होगी। जियो को ये अजीब लगता है कि बातों बातों में जियो का नाम आ गया। उसी समय जुंग सुआ को एहसास होता है कि जियो और पार्क्युन अब टेबल पर नहीं है और वो पूछती है कि वो कहाँ गए।
जियो बताता है कि जियो थोड़ी देर पहले पार्क्यून के साथ चली गई थी। ये सुनकर जुंगसुआ हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। जियो मानता है कि उसे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन वो इस बात पर झगड़ा नहीं करना चाहता। आखिर जियो और पार्क्यून सिर्फ दोस्त ही तो है। तभी जुंगसुआ कहती है कि उसने हमेशा सुना है कि लड़का और लड़की कभी सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। जियो मुस्कुराते हुए पूछता है कि फिर वो अपने बारे में क्या कहेगी। जुंगसुआ कुछ देर तक उसे देखती रहती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो कहती है कि उनका मामला अलग है, क्योंकि वो दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। जियो हंस पड़ता है और कहता है कि पूरी जिंदगी कहना थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर वो पूछता है कि क्या उन्हें उनका पुराना समझौता याद है। उस समझौते के मुताबिक अगर 30 साल की उम्र तक दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तब तक वो सिर्फ दोस्त रहेंगे। सच कहें तो अक्सर लोगों के पास ऐसा कोई ना कोई दोस्त होता है जिसके साथ उसने ऐसा मजाकिया समझौता किया होता है। इधर जब जियो और जुंगसुआ पुरानी बातों में खोए हुए हैं, तब जियो पार्क्यून के साथ काफी दूर एक चौक में बैठी हुई है। ये दोनों नए नए दोस्त वहां बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। जियो कहती है कि आखिरकार उसने सच में उसके लिए आइसक्रीम खरीद ही ली। पार्क हंसते हुए कहता है कि शराब के बाद आइसक्रीम खाना तो एक तरह की राष्ट्रीय परंपरा है, और वो वादा करता है कि अगली बार वो पैसे देगा। वैसे सच में शराब के बाद आइसक्रीम खाने से हैंगओवर कम हो जाता है। उसने खुद पहले आजमाया है और ये काम करता है। जियो पूछती है कि क्या सच में अगली बार भी ऐसा होगा। पार्क मजाक में कहता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता है कि अगली बार शायद होगा ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर जियो को थोड़ा गुस्सा आता है। उसे देखते हुए पार्क्यून सोचता है कि रेस्टोरेंट में जियो और जुंगसुआ के बीच जो हुआ उसके बारे में कैसे बात करे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि जियो पहले से ही जुंगसुआ से नाराज है और कह रही है कि वो उस बात को ऐसे ही जाने नहीं देगी। पार्क्यून उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर आकर सहज महसूस कर रही है। अब भी थोड़ी चिढ़ी हुई जियो कहती है कि अभी वो पूरी तरह से सहज नहीं है। वो हैरानी का नाटक करते हुए कहता है कि वो तो ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे सब ठीक हो। फिर वो पूछता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त के मामले में इतनी सावधान क्यों रहती है। वो याद दिलाता है कि कुछ देर पहले वो खुद भी इस रिश्ते को जारी रखने को लेकर अनिश्चित लग रही थी, और पूछता है कि क्या उसे सच में पता है कि वो क्या चाहती है। पार्क को लगता है कि शायद ये उसका पहला रिश्ता है या फिर कोई और वजह है, लेकिन ये रिश्ता उसके लिए काफी जहरीला साबित हो रहा है। उसके मुताबिक जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा असुरक्षित और चिंतित महसूस करवाए, वो उसके साथ रहने के लायक नहीं है। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्यों ना वो जियो के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा विचार करे। लेकिन जैसे ही वो ये लंबा भाषण खत्म करता है, वो खुद ही मन सोचने लगता है कि उसका ये भाषण कितना शानदार था और वो भविष्य में भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। पहले तो लगा था कि वो सच में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आखिर में वो अपने ही भाषण से खुश होकर थोड़ा स्वार्थी बन गया। लेकिन जियो उसे हैरान कर देती है ये कहकर कि वो सच में अपने रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। उसने बस इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि जब वो अपना दिमाग साफ करने के लिए एक और बियर लेने गई थी, तभी पाक ह्यून वहाँ आ गया और उसे वहाँ से खींचकर बाहर ले आया। पाक ह्यून पूछता है कि क्या उसने जुंगसुआ और जिहो की पूरी बातचीत सुन ली थी। जियो कहती है कि हाँ, और फिर उससे पूछती है कि क्या उसने भी सब कुछ सुना था। भले ही उसे लगा था कि वो गुस्सा हो जाएगी, लेकिन जियो को साफ साफ याद है कि जिहो ने जुंगसुआ से कहा था कि कुछ भी नहीं बदला है, और ये खुलकर सुनना कि जुंगसुआ जिहो को पसंद करती है उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना उसने सोचा था। शायद उसके दिल के किसी कोने में वो पहले से ही ये जानती थी। फिर जिहो पूछती है कि क्या पाक ह्यून किसी बात को लेकर परेशान है। वो जवाब देता है कि उसे जुंगसुआ और जिहो के बीच की स्थिति की चिंता है। पाक ह्यून कहता है कि उसे लगता है कि इस सब के बीच में पड़ने के कारण थोड़ी गलती उसकी भी है। ये सुनकर जियो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद वो उतना बुरा इंसान नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। फिर पाक पूछता है कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। जियो कहती है कि वो अभी तुरंत ब्रेकअप नहीं करेगी। वो मेडलर की सलाह का जिक्र करती है। अपने बॉयफ्रेंड को वही एहसास करवाओ जो वो खुद महसूस कर रही है। वो कहती है कि वो जिहो को ये महसूस करवाएगी कि किसी लड़की का अपने लड़के बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा करीब होना कैसा लगता है, और जब जिहो इस वजह से परेशान होगा तभी वो उससे ब्रेकअप कर देगी। लेकिन इसके लिए उसे किसी दूसरे लड़के की मदद चाहिए। सच कहें तो ये काफ़ी बदले की भावना वाला प्लान है। उससे तो बेहतर होता कि वो सीधे ब्रेकअप करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती। जियो कहती है कि उसे कोई ऐसा लड़का नहीं पता जो इस प्लान में फिट बैठे। एकमात्र विकल्प पाक है, लेकिन मैं दोनों इतने करीब भी नहीं हैं, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा। पाक के दिमाग में तुरंत ये ख्याल आता है कि वो बिल्कुल लफ़ी की तरह व्यवहार कर रही है, जैसे किसी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुला रही हो।
वो मजाक में कहता है कि वे तो पहले से ही दोस्त हैं, इसलिए उसे फिर से पूछने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जियो जिद करती है और कहती है कि बात अलग है, क्योंकि वो जुंगसुआ के साथ फ्लर्ट करता रहा है। पाक तुरंत कहता है कि वो फ्लर्ट नहीं कर रहा था और पूछता है कि आखिर ये बात किसने बनाई। आखिर में वो कह देता है कि ठीक है, वो इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार है और जीहो को जलाने में उसकी मदद करेगा। अचानक एक लड़का स्कूटर लेकर लगभग उनसे टकराने ही वाला होता है। तभी पाक जियो का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उस भयानक पल के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब शायद मज़ेदार भी हो सकता है। फिर वो आत्मविश्वास से जियो को चेतावनी देता है कि सावधान रहना, क्योंकि आखिर में कहीं ऐसा न हो कि वो सच में उसे पसंद करने लगे। जियो के दिमाग में बस यही आता है कि वो कितना अजीब इंसान है। अब खुद भी थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करते हुए वो उसके हाथ को अपने बाजू से हटा देती है और पूछती है कि उसका मतलब क्या था, क्योंकि उसे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो वहां से जाने लगती है तो पाक पीछे से कहता है कि वो उसे मना करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ती। जाने से पहले जियो पलटकर पूछती है कि जब से वे मिले हैं तब से वो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। पाक उसे देखता है, फिर अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि मेडलर से कई नोटिफिकेशन आए हैं, जिनमें से एक में जियो का यूज़र नेम भी दिखाई देता है। वो जवाब देता है कि उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो किसी को रिश्ते में बेवकूफ़ बनते हुए देख नहीं सकता। अपने लिविंग रूम में बैठा पार्क ह्योन ध्यान से अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर मेडलर की चैट खुली हुई थी, लेकिन एक खास मोड में, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। इस पैनल में उन सभी यूजर्स की जानकारी दिखाई देती थी जो एआई से बात कर रहे होते हैं। अब पार्क ह्यून यूजर 1382 की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस लड़की ने मेडलर की सलाह मानकर अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है और वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। सिस्टम पार्क ह्यून से पूछता है कि इस यूजर की मदद करने के लिए किस तरह की सलाह दी जानी चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो जवाब देता है कि मेडलर को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और उस लड़की को अपने रिश्ते में वापस जाने में मदद करनी चाहिए। मेडलर उत्साह से जवाब देता है कि वो तुरंत अपनी सलाह की दिशा बदल देगा। ये सब देखते हुए पार्क ह्यून सोचता है कि ये एआई धीरे धीरे इंसानों की तरह विकसित हो रहा है, हालांकि इसकी पुरानी वर्जन बिल्कुल अलग थी। उसे याद आता है कि शुरुआत में मेडलर कितना भोला हुआ करता था। उसके शुरुआती यूजर्स में से एक, जिसने अपना नाम ट्रबल्ड बॉय रखा था, ने बताया था कि वो अपने घर के पास की एक कन्वीनियंस स्टोर में गया था और उसे लगा कि वहाँ की क्लर्क उसे पसंद करती है। पहले वर्जन के मेडलर से उसने पूछा, क्या वो मुझे पसंद करती है? और मेडलर ने तुरंत जवाब दे दिया कि हाँ, और तुम्हें अपने दिल की बात उससे कह देनी चाहिए। उधर एडमिन पैनल में पार्क ह्योन अपने भाई पाक यंग से पूछ रहा था कि क्या उसने जानबूझकर मेडलर को गलत लव एडवाइस देने के लिए प्रोग्राम किया है। उसका भाई उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का था। पाक यंग, जिसने कभी रिलेशनशिप नहीं की थी, पूछता है कि इसमें गलत क्या है अगर लड़का जाकर अपने दिल की बात कह दे तो। तभी पाक ह्योन टाइप करना खत्म करता है और कहता है कि ये पागलपन है और उसके पास इससे बेहतर आइडिया है। ट्रबल्ड बॉय को भेजे गए नए मैसेज में लिखा था कि वो लड़की सिर्फ अपना काम कर रही थी और उसे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पाक यंग पूछता है कि आखिर उसकी सलाह में गलती कहाँ थी। उसका भाई समझाता है कि सलाह ज्यादा विस्तार से देनी चाहिए, क्योंकि अधूरी या अस्पष्ट सलाह लोगों से गंभीर गलतियां करवा सकती है। पार्क यंग को ये बात तब और समझ आई जब कुछ दिन बाद उसी यूजर ने मेडलर को 5 स्टार की रेटिंग दी। ये देखकर पार्क ह्योन ने कहा था कि प्यार से जुड़ी सलाह देना सिर्फ किसी की बात से सहमत होना नहीं होता, बल्कि पूरी स्थिति को समझना जरूरी होता है। उसी समय पार्क यंग ने उसे मेडलर को विकसित करने के प्रोजेक्ट में साथ काम करने का निमंत्रण दिया। अब समझ आता है कि पार्क ह्यून जियो की नोटिफिकेशन क्यों देख सकता है और उसने एआई के बारे में उससे राय क्यों पूछी थी। जब से पार्क ह्यून इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है, मेडलर ज्यादा इंसानों की तरह हो गया है और उसमें कई उसकी आदतें भी आ गई हैं। फिर भी पार्क ह्यून जानता है कि एआई अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। मुश्किल मामलों में उसे खुद दखल देना पड़ता है, और हाल ही में जिस मामले में उसे हस्तक्षेप करना पड़ा था वो जियो का ही मामला था। उस सुबह पार्क ह्यून सो रहा था जब मेडलर के दर्जनों नोटिफिकेशन से उसकी नींद खुल गई। पैनल खोलते ही उसने देखा कि जियो की चैट पूरी तरह बिखरी हुई थी। कुछ ही मिनटों में उसने कई बार अपना मन बदल लिया था। कभी सुलह करने का सोचना, कभी बदला लेने का, कभी रिश्ता सुधारने की कोशिश, कभी शुद्ध नफरत और कभी चुप्पी। उसने इतने मैसेजेस भेज दिए थे कि उसका अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड भी हो गया था। पूरी चैट हिस्ट्री देखते हुए पार्क बस यही सोच रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है।
यूनिवर्सिटी की गेट के पास पार्क खड़ा होकर मेडलर में जीयू की हिस्ट्री देख रहा था। उसे देखकर लगता है कि उसने पूरी रात अपने फैसलों को लेकर उलझन में बिताई है। वो सोच ही रहा था कि क्या वो क्लास में आई भी है या नहीं, तभी उसे कोई आवाज देता है। पीछे मुड़कर देखने पर वो जीयू को देखता है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और चेहरा बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। अनजान बनने का नाटक करते हुए वो पूछता है कि उसके चेहरे को क्या हुआ है, क्या उसने सोया नहीं। जीयू को अपनी रात याद आती है और सच में पार्क ह्यून सही था, वो बिल्कुल नहीं सोई थी। वो घंटों बिस्तर पर पड़ी रही, जीहो को बदला लेने के बारे में सोचती रही और ये साबित करना चाहती थी कि वो कोई कमजोर लड़की नहीं है। लेकिन साथ ही उसे ये भी याद आता रहा कि जीहो ने कभी सीधे ये नहीं कहा कि उसे जुंगसुआ पसंद है। उसे ये बात समझने के लिए उसके कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। बिस्तर पर पड़े पड़े वो रोने लगी और जीहो को कोसने लगी कि उसने पहली बार उससे डेट पर चलने के लिए क्यों पूछा था। वो गुस्सा, दुख और पछतावे के इसी चक्र में सुबह तक उलझी रही, लेकिन वो पार्क से ये सब कुछ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि उसने बहुत अच्छी नींद ली। काश उसे पता होता कि पार्क उसके बारे में कितना कुछ जानता है। अंदर ही अंदर पार्क बस यही सोचता है कि वो कितनी झूठ बोल रही है। विषय बदलते हुए जीयू कहती है कि उसने पूरी रात पार्क की उस बात के बारे में सोचा जिसमें उसने कहा था कि उसे एक लड़का बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए। पार्क पूछता है कि उसका मतलब क्या है। जीयू थोड़ी देर रुकती है और समझाने का तरीका ढूंढने लगती है। उसे मेडलर के साथ अपनी लंबी बातचीत याद आती है। उस चैट में उसने पूछा था कि अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए क्या करना चाहिए। मेडलर, जो अब उसकी उलझनों से थक चुका था, अब इस बार उसे विस्तार से समझाने लगता है। क्योंकि उसके कोई लड़का दोस्त नहीं थे, इसलिए उसे पहले एक लड़का दोस्त बनाना होगा। सिर्फ यही बात जीहो के लिए पहले से ही एक बड़ा झटका होगी। लेकिन सिर्फ दोस्त बनाना काफी नहीं था, उसे जीहो के सामने उस नए दोस्त के साथ करीबियां भी दिखानी होंगी। जीहो पार्क ह्यून को मेडलर की कही हुई हर बात लगभग शब्दशः दोहराकर बताती है। पार्क ये सब सुनकर बस यही सोचता है कि वो बिना सोचे समझे सब कुछ कॉपी कर रही है। वो मेडलर की बातों पर इतना यकीन कर रही है कि खुद से सोच ही नहीं रही। जीयू कहती है कि उसने पहले से ही कुछ प्लान बना लिए हैं जिससे वे दोनों सबको दिखा सके कि वे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर वो पूछती है कि वो उसे ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहा है। पार्क कहता है कि सब ठीक है और अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखते हुए पूछता है कि क्या उसके नए बेस्ट फ्रेंड के तौर पर वो अगली आउटिंग का खर्च भी देगी। जीयू पूछती है कि क्या वे सच में दोस्त थे। वो जवाब देता है कि हाँ, वे पहले से एक दूसरे को जानते थे और अब करीब आना कोई समस्या नहीं है। जीयू उसकी बाह के नीचे से उसे घूरते हुए कहती है कि ये बात उसे सच नहीं लगती। पार्क समझ जाता है कि वो नाराज हो गई है। वो शिकायत करती है कि वो उसकी साइड किक नहीं बनेगी और तभी वो देखती है कि पार्क के 3 दोस्त उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे जीयू अचानक पाक्योन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक झाड़ी के पीछे ले जाती है। साफ दिख रहा था कि इतनी छोटी लड़की किसी पाक्योन जैसे लंबे चौड़े लड़के को खींचकर ले जा रही है, और ऐसा होना लगभग नामुमकिन था कि सामने खड़े तीनों लोगों ने ये देखा ना हो। उनमें से एक लड़का तो जैसे कुछ नोटिस भी करता है, लेकिन वो ऐसा दिखाने लगता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। झाड़ी के पीछे छिपकर जी उससे पूछती है कि क्या पहले कभी उनके बीच कोई कॉमन बात थी। पाक्योन मान लेता है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो कहता है कि ये बदला भी जा सकता है। जियो कहती है कि उसे ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने हमेशा यही सोचा था कि उसके जैसे लड़कों का उससे कभी कोई कॉमन ग्राउंड नहीं हो सकता। जब वे तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं तो पाक्योन पूछता है कि वे आखिर छिप क्यों रहे थे। ये सवाल सुनकर जियो खुद ही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उसे डर था कि अगर लोग उन्हें साथ देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। अचानक उनका इतना करीब दिखना सबको अजीब लगेगा। वो माफ़ी भी मांगती है कि शायद वो थोड़ी अजीब व्यवहार कर रही है। पाक कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके मन में कई बातें चल रही थीं। उसे याद आता है कि पहले जियो को लड़कों से दोस्ती रखने में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसका कोई भी मेल फ्रेंड नहीं बचा था, और शायद ये सब जीहो के साथ रिलेशनशिप में आने का असर था। पहले वे दोनों एक ही ग्रुप में काफी करीब हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं रहा, और यही बात पाक को परेशान कर रही थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि जियो के साथ ऐसा क्या बदल गया, लेकिन वो इनमें से कुछ भी जोर से नहीं कहता। वो सिर्फ इतना कहता है कि वो अजीब नहीं लग रही, और इस तरह की बातों को लेकर चिंतित होना बिल्कुल सामान्य है।
जीव तुरंत कोई जवाब नहीं देती। जब पाक को लगने लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया है, तब वो धीरे से मानती है कि सच कहे तो उसे उसके साथ दिखने में थोड़ी शर्म महसूस होती है। ये सुनकर पाक ह्योन को उम्मीद से कहीं ज्यादा चोट लगती है। थोड़ा हिल सा जाने के बाद वो कहता है कि आज तक किसी ने उससे इतनी सीधे तरीके से ऐसी बात नहीं कही। जब जियो को एहसास होता है कि उसकी बात ने उसे सच में चोट पहुंचाई है, तो वो पूछती है कि आखिर वो एक मामूली मजाक को इतना सीरियस क्यों ले रहा है। इसी दौरान युंग सुआ यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुंचती है और उसकी नज़र झाड़ी के पीछे छिपे हुए उन दोनों पर पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वहां क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे पीछे येजी भी आ जाता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। चौंक कर युंग सुआ तुरंत कह देती है कि कुछ नहीं हुआ, शायद उसने ही गलत देख लिया होगा। अनजाने में ही जियो की दोस्त उनकी मदद कर देती है। थोड़ी देर बाद जियो और पाक वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। जियो को महसूस होता है कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है और वो सोचने लगती है कि कहीं उसने बिना चाहकर पाक की भावनाएं तो आहत नहीं करनी। माहौल हल्का करने के लिए वो सुझाव देती है कि क्यों न वे बाहर जाकर कुछ खा लें। पाक ह्योन उठ खड़ा होता है और कहता है कि वो उनके बीच ये अजीब सा माहौल रहने नहीं दे सकता। आखिर अब वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं और अगर ऐसा है तो उन्हें सच में एक दूसरे के करीब आना होगा। लेकिन ये कहते हुए पाक के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर जियो के साथ सच में हुआ क्या है। उधर अपने घर के लिविंग रूम में जीहो फर्श पर बैठा लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, जबकि उसके पीछे सोफे पर कोई लेटा हुआ था। तभी जियो को मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा था कि वो आज एक दोस्त के साथ डिनर करने जा रही है और उसके बाद सीधे घर चली जाएगी। जीहो मैसेज पढ़ता है, बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब देता है कि कोई बात नहीं और उसे अच्छे डिनर की शुभकामना देता है। सोफे पर लेटी हुई युंग सुआ ये सुनकर पूछती है कि क्या आज वो दिन नहीं था जब वे दोनों साथ में डिनर करने वाले थे। जियो समझाता है कि वो कॉलेज के असाइनमेंट्स में पूरी तरह डूबा हुआ है और जियो ने भी प्लान बदल दिया। ये सुनकर युंग सुआ हैरान होती है और पूछती है कि आखिर जियो किसके साथ बाहर गई है। जियो कहता है कि शायद वो यही के साथ होगी। तब युंग सुआ धीरे से पूछती है कि क्या उसे ये सोचकर चिंता नहीं होती कि उसकी गर्लफ्रेंड आखिर किसके साथ बाहर गई है। आखिर वो कोई और लड़का भी तो हो सकता है, शायद पाक भी। युंग सुआ जानबूझकर मासूम बनने का नाटक कर रही थी ताकि दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर सके, लेकिन जीहू तुरंत टाइप करना रोक देता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो साफ कहता है कि जीहू उस तरह की लड़की नहीं है और वो ये भी जोड़ता है कि वो इतनी अच्छी है कि उसके पीछे कुछ गलत करने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच एक कैफे में जियो और पाक साथ बैठे हुए थे। वे दोनों आइस्ड कॉफी पी रहे थे और केक खा रहे थे, लेकिन जियो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं लग रही थी। वो चुप थी, थोड़ी दूर दूर सी, जैसे इस अचानक बने प्लान का उसे कोई खास मजा नहीं आ रहा था। पाक उसे देखता है और सोचता है कि वो उससे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जियो के दिमाग में तो बस जियो ही चल रहा था। उसे याद आता है कि वो कितनी जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहती थी ताकि अपने बॉयफ्रेंड को एक एलिबाई भेज सके। तभी पाक को एहसास होता है कि उसका पूरा ध्यान अब भी उसी रिश्ते पर टिका हुआ है। माहौल हल्का करने के लिए पाक पूछता है कि क्या जियो ने उनके साथ बाहर जाने को लेकर कुछ कहा। जियो जवाब देती है कि नहीं, उसने बस इतना बताया था कि वो देर से घर आएगी, लेकिन जियो ने तो उसका आखिरी मैसेज पढ़ा भी नहीं। पाक पूछता है कि क्या जियो आमतौर पर ऐसा ही करता है। जियो बताती है कि आमतौर पर वो खुद ही पहले सब कुछ बता देती है, इसलिए उसे कभी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाक भौएं चढ़ाते हुए कहता है कि ये थोड़ा अजीब है। अगर वो सच में परवाह करता है तो उसे कम से कम ये तो जानना चाहिए कि वो किसके साथ है। शायद वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि ये भरोसा है या फिर उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही जियो का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो पूछती है कि आखिर जियो उस पर शक क्यों करेगा और क्या वो ये इशारा कर रहा है कि वे दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। पाक तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वो थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि अभी उसका एक्सप्रेशन सच में डरावना लग रहा है। तब जियो पूछती है कि आखिर वे अपने प्लान को जीहू की नज़र में कैसे लाएं। पाक कहता है कि उसे जीहू को थोड़ा चिंतित करना होगा, लेकिन अलग तरीके से। वो सुझाव देता है कि वे दोनों साथ की एक फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दें। ये सुनकर जियो पूरी तरह चौंक जाती है। ये तो उसकी सोच से भी ज़्यादा बोल्ड आइडिया था। वो अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो वॉशरूम होकर आती है। जैसे ही जियो वहां से उठकर जाती है, वो सोचती है कि फोटो पोस्ट करने से पहले उसे कुछ और करना होगा।
टेबल पर बैठा पाक ह्योन उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी स्थिति बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। कैफे के बाहर पहुंचकर जू अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। पाक ह्योन के सुझाव को मानने से पहले वो उससे बात करना चाहती थी। फोन उठाते ही जीहो जवाब देता है। जू उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जीहो कहता है कि वो कॉलेज का एक असाइनमेंट कर रहा है, इसी वजह से पहले जवाब नहीं दे पाया। फिर वो पूछता है कि क्या वो अब घर जा रही है। जू कहती है कि अभी नहीं, उसे कैफे अच्छा लगा इसलिए वो थोड़ी देर और रुकेगी। वो ये बताने की कोशिश करती है कि वो पाक ह्योन के साथ है, लेकिन जीहो ठीक से सुन नहीं पाता और वो खुद ही मान लेता है कि वो ई के साथ होगी। अपनी दोस्त का नाम सुनकर जीव चौंक जाती है और उसे समझ आता है कि जियो ने सब कुछ गलत समझ लिया है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जीहो उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उसे कॉल खत्म करनी होगी क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। बस इतना कहता है कि जब वो घर जाने लगे तो उसे बता देना। इस तरह अचानक कॉल खत्म होने से जू हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कॉल पूरी तरह कट नहीं हुई थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे यूंग स्वा की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हम चिकन ऑर्डर कर सकते हैं, इस बार मैं पैसे दूंगी। ये सुनकर जीहो भी थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि वो सच में पैसे देने की बात क्यों कर रही है। इतना सुनते ही जू तुरंत कॉल काट देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब उसे शक होने लगता है कि शायद जीहो ने असाइनमेंट वाली बात झूठ बोली की, क्योंकि वो फिर से यूंग स्वा के साथ था। और ये सोचकर उसे और भी बुरा लगता है कि उसने कॉल इस बहाने से काट दी कि वो व्यस्त है, जबकि वो किसी और के साथ था। उसे लगता है कि शायद वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है। उसे मेडलर की वो बात याद आती है कि उसके कोई मेल फ्रेंड नहीं है और सिर्फ मैसेज भेजने से जीहो को जलन नहीं होगी। उसे लगा था कि पाक ह्योन के साथ डिनर करना और उसे बता देना काफ़ी होगा, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद जीहो को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो ठान लेती है। वो मेडलर से पूछती है कि इस समय अपने बॉयफ्रेंड को उकसाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। उधर टेबल पर पाक ह्योन अब भी इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे जियो की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। वो मुड़कर देखता है तो जियो के चेहरे पर एक अजीब और डरावना सा भाव था। वो उससे कहती है कि वो उसकी एक फ़ोटो लेना चाहती है। पाक मान जाता है, लेकिन पूछता है कि आखिर क्यों। जो कोई जवाब नहीं देती और तुरंत कैमरा ऑन करके अलग अलग एंगल से उसकी कई फ़ोटो खींचने लगती है। लगता था जैसे वो बाथरूम से वापस ही नहीं आई, बल्कि पूरी तरह नई पर्सनैलिटी लेकर आई हो। ये देखकर पाक ह्योन थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये आइडिया शायद अच्छा नहीं है। दर्जनों फोटो लेने के बाद जू उनमें से एक चुनती है और कहती है कि वो इसे पोस्ट करने वाली है, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट बटन दबाने वाली होती है, पाक ह्योन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। वो पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रही है और कहता है कि कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसे शांत होना चाहिए। अब जू का चेहरा उदास हो जाता है, जैसे वो अंदर से टूट गई हो। पाक समझ जाता है और कहता है कि ये काम उन्हें थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। कुछ नई फोटो लेने के बाद आखिरकार जू एक ऐसी फोटो पोस्ट करती है जिसमें सिर्फ पाक ह्योन का हाथ दिख रहा था। वो फोटो बिल्कुल उसी स्टाइल में पोस्ट करती है जैसे कुछ दिन पहले यूंग स्वा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पोस्ट की थी। पाक समझाता है कि अगर फोटो में फोकस खाने पर रहेगा तो सब कुछ बहुत सूक्ष्म लगेगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि जीहो के मन में शक पैदा हो जाए। जू को ये बात समझ आ जाती है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले यूंग स्वा ने भी बिल्कुल इसी तरह की फोटो पोस्ट की थी। वो पाक का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे कोई बेवकूफ़ी करने से रोक लिया। पाक उससे पूछता है कि क्या उसे एहसास है कि वो इस तरह की चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। जू समझ नहीं पाती और पूछती है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन पाक बस इतना कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और चलने का सुझाव देता है। दोनों साथ साथ चलते हुए जू के घर की तरफ लौटने लगते हैं। रास्ते में जू के मन में बार बार वही सवाल घूमता रहता है कि उसने उसे अच्छा इंसान क्यों कहा। क्या वो कोई बुरी बात थी? वो खुद से भी पूछने लगती है कि क्या वो सच में अच्छी इंसान है। उसे ये भी लगने लगता है कि शायद जीहो ने उसे कभी उतना पसंद किया ही नहीं जितना वो सोचती थी। शायद उसने हमेशा उसके सिर्फ अच्छे पहलू ही देखे, क्योंकि जब वो साथ होते थे तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। आखिर में वो ये सोचकर नतीजे पर पहुंचती है कि पाक ने उसे अच्छा इसलिए कहा क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। काफ़ी देर सोचने के बाद जू अचानक पाक को धन्यवाद कहती है। पाक पूछता है क्यों? जू कहती है कि पिछले कुछ दिनों में उसने उसकी बहुत मदद की है, खासकर उसके बॉयफ्रेंड को लेकर जो परेशानियां थी। पाक ह्योन कहता है कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि वो ऐसा कहेगी। फिर वो समझाता है कि उसने उसे अच्छा इंसान इसलिए कहा क्योंकि वो जानता है कि वो किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद वो पूछता है कि आखिर वो बदला लेने के बजाय अपने रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देती। ये सुनते ही जू उसकी तरफ खतरनाक नजर से देखती है और कहती है कि ऐसा होने का कोई सवाल नहीं है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आज उसके साथ क्या हुआ है।
पाक ह्योन पूछता है कि क्या जीहो उसके साथ इसलिए बाहर नहीं गया क्योंकि वो युंगसुआ के साथ था और उसने उसे कुछ बताया भी नहीं। ये कहते हुए वो लगभग शर्लॉक की तरह सारी बातें जोड़कर समझने की कोशिश कर रहा था। इतनी सटीक बात सुनकर जू हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। पाक कहता है कि उसने बस अंदाजा लगाया क्योंकि उसके जैसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है जो हर बात सह लेते हैं। जू मान लेती है कि वो सही कह रहा है। फिर वो पूछती है कि अगर वो सच में इतनी सीधी है तो क्या उसे दिखाना नहीं चाहिए कि एक सीधा इंसान भी क्या कर सकता है। पाक ह्योन तुरंत समझ जाता है कि वो फिर से उस पर हमला करने वाली है जैसे उसने यूनिवर्सिटी में किया था, इसलिए वो तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है जिससे जू चौंक जाती है। उसके हाथ पकड़े हुए ही वो कहता है कि ये चाल दूसरी बार काम नहीं करेगी। जू कहती है कि वो उसे छोड़ दे। पाक जवाब देता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो फिर हमला करेगी। जू वादा करती है कि वो अभी ऐसा नहीं करेगी और उससे उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन पाक अब भी उसके हाथ पकड़े रहता है और कहता है कि वो दोनों पहले ही उसके घर के सामने पहुंच गए हैं। वो थोड़ा झुककर उसके करीब आता है और कहता है कि अगर वो गलत फैसले लेने वाली है तो आधे अधूरे तरीके से नहीं, अगर कुछ गलत करना है तो ठीक से करना चाहिए। एक पल के लिए लगा था कि वो फ्लर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। लगता था जैसे अचानक कोई डॉन जुआन सीन में आ गया हो। उसके इस अचानक बदले हुए व्यवहार से जू कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाती पीछे से एक आवाज आती है। जब जू मुड़कर देखती है तो जीहो वहां खड़ा था। वो दोनों को देखते हुए पूछता है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। उसी समय रात में अकेले चलते हुए पाक ह्योन बाजार से वापस आ रहा था। उसके हाथ में कई स्नैक्स के पैकेट थे। वो सोच रहा था कि आज किसी चमत्कार की तरह उसे देर तक काम नहीं करना पड़ा। अब वो बस घर जाकर सोफे पर लेटकर कोई सीरीज देखना चाहता था। तभी उसे किसी कपल के झगड़े जैसी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है और सामने का दृश्य देखता है, जू, जीहो और पाक ह्योन। जीहो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था कि अब उसे समझ आ गया है कि वो उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। पाक ह्योन दूर खड़ा ये सब देखने लगता है। उसे तो साफ लग रहा था कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ पकड़ चुका है। वो आराम से पॉपकॉर्न का पैकेट खोलता है और खाते हुए ये सब ऐसे देखने लगता है जैसे कोई लाइव सीरीज चल रही हो। असल में उसे ड्रामा देखने का बहुत शौक था। जब वो ध्यान से देखता है तो पूरा सीन अपने दिमाग में जोड़ने लगता है। जीहो, धोखा खाया हुआ बॉयफ्रेंड, जू, रंगे हाथों पकड़ी गई गर्लफ्रेंड और उसके बगल में खड़ा लड़का, कथित प्रेमी। लेकिन जब वो उस लड़के को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका छोटा भाई पाक ह्योन है। ये देखकर वो पूरी तरह जम जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका भाई इस तरह के झमेले में कैसे फंस गया। तभी पाक ह्योन की नजर भी उस पर पड़ती है और दोनों भाइयों की आंखें मिलती हैं। पाक ह्योन उसकी तरफ चलकर उसे हेलो कहने जाता है, लेकिन अचानक वो मुड़कर वहां से भाग जाता है। ये अजीब हरकत देखकर जू और भी ज्यादा उलझ जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद पाक ह्योन कोशिश करता है कि उसे याद आए कि उसने जू को पहले कहाँ देखा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। आखिर में वो तय करता है कि ये सब मायने नहीं रखता और वो अभी जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाने का नाटक करेगा। असल में उससे कुछ मिनट पहले ही ये पूरा सीन शुरू हुआ था। जीहो ने जू से पूछा था कि वो पाक ह्योन के साथ क्या कर रही है। उसे वहां देखकर जू भी हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो बिना बताए यहाँ क्यों आ गया। जीहो कहता है कि जब उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया तो उसे चिंता होने लगी। उसे लगा कि वो उसे नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए वो उसे देखने उसके घर चला आया। गंभीर चेहरे के साथ वो पूछता है कि क्या वो अपने दोस्त के साथ इतनी व्यस्त थी कि जवाब नहीं दे सकी। अगर उसका प्लान अपने बॉयफ्रेंड को जलाने का था ताकि वो वही महसूस करे जो उसने महसूस किया था, तो लगता है कि वो प्लान सच में काम कर गया। शुरुआत में जू को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जब वो देखती है कि वो अभी भी पाक ह्योन का हाथ पकड़े हुए है तब उसे पूरी स्थिति समझ आ जाती है। वो तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है और समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये बस उनके बीच का एक छोटा सा मजाक था। उसे लगता है कि जीहो सबसे खराब समय पर आया है। बाहर से देखने पर सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ गलत कर रही हो, लेकिन फिर उसे पाक की वो बात याद आती है कि अगर प्लान शुरू किया है तो उसे अंत तक निभाना चाहिए। वो पाक की तरफ देखती है और सोचती है कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि जीहू देख ले। जू हर चीज से गुस्सा हो जाती है, इस स्थिति से, खुद से और पाक ह्योन से भी। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर जीहो वही असहजता महसूस कर रहा है जो उसने की थी तो शायद ये इतना बुरा नहीं है। वो शांत आवाज में अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि पाक ह्योन सिर्फ उसका दोस्त है। उसकी छोटी सी बदले की कोशिश अब सच में काम करने लगी थी। पाक ह्योन और जू एक दूसरे को देखकर हल्की सी संतुष्ट मुस्कान साझा करते हैं। प्लान बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। जीहो दोनों को देखता है और थोड़ी शक भरी आवाज में पूछता है कि क्या ये सच में दोस्ती है, लेकिन वो ज्यादा जोर नहीं देता। वो पाक का धन्यवाद करता है कि उसने जू को घर तक छोड़ दिया। फिर पूछता है कि क्या वो उससे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता है। पाक ह्योन कहता है कि वो वैसे भी जा रहा था। वो जीहो से कहता है कि वो इस स्थिति को गलत ना समझे। उसने जू को घर तक इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। फिर वो जू की तरफ मुड़कर धीरे से कहता है, डरना मत,
जू उसे दूर जाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है कि उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वो मन ही मन उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद भी देती है। अब प्लान का अगला हिस्सा उसे खुद पूरा करना था। वो अपने बॉयफ्रेंड की ओर मुड़ती है। जीहो उसके करीब आता है और पूछता है कि क्या उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे नाराज है। मासूम बनने का नाटक करते हुए वो पूछती है, क्या किया? जीहो कहता है कि उसके कभी भी कोई लड़के दोस्त नहीं रहे, इसलिए बिना कुछ बताए किसी दूसरे लड़के के साथ घूमना शुरू करना क्या उसे अजीब नहीं लगता? जीव तुरंत जवाब देती है कि उसने वही किया जो वो हर बार करता है जब वो योंगसुआ के साथ बाहर जाता है। वो बताती है कि जब भी वो अपने दोस्त से मिलने जाता है उसे कभी नहीं बताता। वो उसे याद दिलाती है कि उसी दिन पहले उसने कहा था कि वो असाइनमेंट में व्यस्त है, लेकिन कुछ ही मिनट पहले तक वो योंगसुआ के साथ था। जीहो जवाब देता है कि जंगसुआ और पार्कुन पूरी तरह अलग है, खासकर इसीलिए क्योंकि रोमांस के मामले में पार्कुन तो चलता फिरता हादसा है। वो पूछता है कि क्या उसे ऐसा नहीं लगता? जियो कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगता जब वो योंगसुआ के साथ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है, बस अपने दोस्त की है। फिर वो उसकी आंखों में देखकर सच्चाई से पूछती है, जब तुम उसके साथ होते हो तब क्या कभी मेरे बारे में सोचते हो? जीहो कोई जवाब नहीं देता, उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह देती है। जीव तुरंत समझ जाती है। वो सोचती है कि कम से कम उसे झूठ ही बोल देना चाहिए था। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी भी इस रिश्ते पर क्यों अड़ी हुई है। जब वो आखिरकार तय कर लेती है कि वो उससे ब्रेकअप की बात कहेगी, तभी जीहो उसे बीच में ही रोक देता है और माफी मांगने लगता है। अब उसे अपने गलती का एहसास हो गया था जो उसने उस बेचारी लड़की के साथ किया था। जीहू ये सुनकर हैरान हो जाती है। जीहू उसके हाथ पकड़कर कहता है कि उसने पार्कुन के बारे में जो कहा था उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन जब उसने उन दोनों को साथ देखा तो उसे जलन होने लगी। चिंतित चेहरे के साथ वो उससे कहता है कि वो दोबारा ऐसा ना करे। कुछ समय बाद जीव घर पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है, पूरे झगड़े के सदमे से वो फर्श पर बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले वो अचानक सामने आ गया, फिर उसे जलन हुई और अब वो माफ़ी भी मांग रहा है। सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए वो मेडलर की चैट खोलती है। एआई पूछता है कि क्या अपने बॉयफ्रेंड को उकसाने वाला उसका प्लान काम कर गया। जीव चौंक जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेडलर को सब कुछ पहले से ही पता हो, उससे बताने से पहले ही। और इससे भी अजीब बात ये थी कि एल्गोरिदम अब उसे ब्रेकअप से उभरने वाले वीडियो दिखाने लगा था। वो टाइप करती है कि प्लान सच में काम कर गया और जीहो जलन से भरा हुआ उसके घर तक आ गया था। मेडलर फिर पूछता है, और तुम्हें इससे कैसा महसूस हुआ? जीहो को उसका ये अनौपचारिक लहजा थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो हमेशा उससे मजाक में ही बात करता है, इसलिए वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो जीहो के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचती है, उसकी माफ़ी के बारे में और उस शर्मिंदा मुस्कान के बारे में जब उसने माफ़ी मांगी थी, और बिना सोचे समझे वो टाइप कर देती है, मुझे ये सब सच में अच्छा लगा। वो इसे डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन मैसेज पहले ही भेजा जा चुका था। अब वो बस यही सोचती है कि मेडलर फिर से उसे कमज़ोर कहेगा, लेकिन इस बार वो जवाब ही नहीं देता। वो टाइप करता है, रुक जाता है, फिर से टाइप करता है और फिर कुछ भी नहीं भेजता। कुछ मिनट बाद एक छोटा सा मैसेज आता है, मुझे खुशी है कि यह काम कर गया। बस इतना ही। जीव को तुरंत महसूस होता है कि इस एआई में कुछ गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद जब वो कैंपस में चल रही होती है, वो सोचती है कि उसने काफ़ी समय से पार्कुन को नहीं देखा। उसे वो हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहना चाहती थी और प्लान के अगले कदम के बारे में भी बात करना चाहती थी। जब वो सामने देखती है तो उसे वही उसकी ओर आते हुए दिखाई देता है। वो उसे नमस्ते कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, लेकिन वो बिना उसकी ओर देखे उसके पास से निकल जाता है। वो अपने दोस्तों के एक ग्रुप के पास जाकर उनसे बात करने लगता है, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। जीव वहीं खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि पार्कुन ने उसे इस तरह नज़रअंदाज क्यों किया। वो फिर से उसे आवाज़ देती है और पूछती है कि क्या उसने उसे पहले नहीं देखा था। पार्कुन कहता है कि उसने देखा था, हल्का सा हेलो कहता है और फिर जाने लगता है। उसका ये रवैया देखकर जीव हैरान रह जाती है। वो चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। तभी उसे अपनी दोस्त यी और दूसरी दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बुला रही है। ये पूछती है कि क्या वो सच में पार्कुन को नमस्ते कर रही थी। तभी जीव को याद आता है कि उसके दोस्तों को पार्कुन के साथ उसकी दोस्ती के बारे में कुछ पता नहीं था। तीनों साथ साथ चलने लगते हैं और उसकी दोस्तें उससे अभी अभी देखे गए सीन के बारे में सवाल पूछने लगती हैं। बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर ये पूछती है कि क्या अब जीव और पार्कुन काफ़ी करीब हो गए हैं। क्या जवाब दें ये ना समझते हुए जीव हिचकिचाते हुए नहीं कहती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि वो बस एक ही डिपार्टमेंट में है और उसने सिर्फ शिष्टाचार में नमस्ते किया है। वो पूछती है कि क्या पार्कुन सबका दोस्त नहीं है।
ये कहती है कि उसे हैरानी इसीलिए हुई क्योंकि जियो उससे बात कर रही थी। वो उसे याद दिलाती है कि जियो खुद कहा करती थी कि लड़के और लड़कियां दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन अब वही खुद एक लड़के से बात करने की कोशिश कर रही थी। जियो अपनी दोस्त की इतनी तेज याददाश्त देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी दोस्त, जिसका नाम अभी तक बताया भी नहीं गया, पूछती है कि क्या जियो ने जीहो की वजह से लड़के दोस्तों से मिलना जुलना बंद नहीं कर दिया था। अजीब बात है कि ये दोस्त अभी अभी कहानी में आई और किसी ने उसे नाम तक नहीं दिया। पूरी तरह साइड में पड़ी जियो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ पार्कुन को नमस्ते किया था, बस इतना ही। ये कहती है कि सवाल सिर्फ नमस्ते का नहीं है। वो पूछती है कि जियो ने इंस्टाग्राम पर पार्कुन के साथ फोटो क्यों पोस्ट की थी। तभी जियो को एहसास होता है कि उसके दोस्तों ने वो पोस्ट देख ली थी। ये भी पूछती है कि क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। आखिर उसने क्या सोचा था कि वो फोटो सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड को ही दिखाई देगी। जल्दी से कुछ सोचते हुए जियो कहती है कि उसने पार्कुन के साथ एक ग्रुप असाइनमेंट किया था। हालांकि उसके मन में असली असाइनमेंट तो बदले वाला प्लान ही था। दूसरी दोस्त सीधे पूछती है कि क्या उनके बीच कुछ चल रहा है। चौंक कर जियो तुरंत कहती है कि बिल्कुल नहीं, और सिर्फ दोस्त होना कोई गलत बात नहीं है। ये कहती है कि वो सिर्फ इसीलिए पूछ रही है क्योंकि जियो का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। दूसरी दोस्त जोड़ती है कि पार्कुन हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है, लेकिन उसने कभी नहीं सुना कि वो किसी के साथ अकेले बाहर गया जैसे वो जियो के साथ गया था, इसलिए उसने बस सावधानी के तौर पर पूछा। वो अभी अभी आई थी और आते ही उसे सारी गॉसिप चाहिए थी। जियो बस यही सोच रही थी कि क्या ये वही पार्कुन है जिसे वो समझती थी कि वो जानती है। ये देखती है कि उसकी दोस्त अचानक बहुत सोच में पड़ गई है और पूछती है कि क्या जियो फिर से पार्कुन के करीब आ रही है, और शायद पहले भी उनके बीच कुछ था। तो क्या उनके बीच पहले सच में कुछ था? मुझे लगता है हमें इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। बाद में कैंपस में अकेले चलते हुए जियो सोचती है कि पार्कुन ने अचानक उसकी मदद क्यों की और फिर अचानक उससे चिढ़ क्यों गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सीढ़ियों के बीच में खड़ी होकर वो सोचती है कि क्या उसे सीधे उससे पूछ लेना चाहिए, लेकिन आखिर में वो फिर से मेडलर की ओर मुड़ जाती है। वो पूछती है कि उसे इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। मेडलर जवाब देता है कि सच जानने का एक तरीका जरूर है और पूछता है कि क्या वो अपने नए दोस्त के इरादों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। मेडलर इस मामले का विश्लेषण करता है और कहता है कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, पार्कुन शायद उसमें दिलचस्पी रखता है। जियो तुरंत इस संभावना को खारिज कर देती है। दूसरी, पार्कुन का कोई ऐसा मकसद हो सकता है जो उससे दोस्ती पर निर्भर करता है। जियो इस दूसरी संभावना पर गंभीरता से सोचने लगती है, जबकि दूर से पार्कुन को योंगसुआ से बात करते हुए देखती है। मेडलर पूछता है कि क्या वो दूसरी संभावना वाले रास्ते पर चलना चाहती है। बाद में क्लासरूम में पार्क ह्योन अपने एक दोस्त के पास बैठा होता है। जियो उसके पास जाती है, उस लड़के से अनुमति मांगती है और कहती है कि उसे पार्कुन से बात करनी है। वो पूछती है कि क्या वो वहां बैठ सकती है। अब उसके बगल में बैठकर जियो के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था, जबकि पार्कुन उसे हैरानी से देख रहा था। वो कहता है कि उसे लगा था कि कॉलेज में वो दोनों एक दूसरे को अनजान बनकर रहेंगे। फिर पूछता है कि वो इस तरह उससे बात करने पर क्यों जोर दे रही है। जियो जवाब देती है कि वो इसीलिए आई है क्योंकि उसे बात करनी है। वो जानना चाहती है कि वो उसे बार बार नजरअंदाज क्यों कर रहा है, और वो ये भी कहती है कि जब तक वे क्लासरूम के अंदर है वो भाग नहीं सकता। सच मानना पड़ेगा, इस बार उसका प्लान काफी समझदारी वाला था। पार्क ह्योन उसे चेतावनी देता है कि अगर वो इसी तरह व्यवहार करती रही तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन उसी समय प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है और इस बारे में वो अब और कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जियो उसके इस ठंडे व्यवहार से हैरान हो जाती है। वो एक कागज का टुकड़ा लेती है, उस पर कुछ लिखती है और पार्क को दे देती है। उस नोट में वो लिखती है कि उस रात जिहो की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उन्होंने प्लान किया था। पार्क उसे पढ़ता है और सिर्फ इतना जवाब लिखता है, अच्छा है। जियो उसका छोटा सा जवाब देखकर मन ही मन सोचती है कि लिखते समय भी वो कितना ठंडा है। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा क्यों है। वो फिर से लिखती है, उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और फिर सीधे पूछती है, क्या अभी तुम्हें कोई पसंद है? पार्क कागज पढ़ता है, उसकी ओर देखता है, लेकिन तुरंत जवाब नहीं देता। वो हल्का सा मुस्कुराता है, कागज वापस देते हुए लिखता है, अगर मुझे कोई पसंद हो तो तुम क्या करोगी? जियो उसकी मुस्कान देखकर जवाब देती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि उसकी ज्यादा लड़के दोस्त नहीं हैं, लेकिन लड़कियां दोस्त बहुत हैं।
पार्कून अनिच्छुक बनने का नाटक करते हुए कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके भी कई लड़की दोस्त हैं। उसके जवाब से जियू को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी और अब उसे लगता है कि इस पूरी स्थिति का फायदा सिर्फ उसी को मिला है, इसलिए उसे थोड़ा अपराध बोध हो रहा है। पार्क पूछता है कि क्या वो सच में उसकी मदद करना चाहती है। वो अपना चेहरा उसकी ओर घुमाता है और चुपचाप उसे घूरने लगता है। जियू समझ नहीं पाती कि वो क्या कर रहा है। फिर वो थोड़ा उसके करीब झुकता है और धीरे से पूछता है, अगर जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ वो तुम ही हो तो क्या तब भी तुम मेरी मदद करोगी? अब जैसे वो उसकी ओर अपने इरादे साफ कर रहा था। जियू ये सुनकर पीछे हट जाती है, हैरान होकर। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो सोचने लगती है कि कहीं सच में उसे अचानक उससे लगाव तो नहीं हो गया। वो पूछती है कि क्या ये कोई मजाक है, लेकिन जब वो उसके चेहरे की ओर देखती है तो समझ जाती है कि वो मजाक नहीं कर रहा। सो गाइज, आज का स्टोरी यहीं तक था। आई नो सस्पेंस के स्टार्ट होने के टाइम वीडियो एंड हो गया, बट आई स्वेयर आगे की स्टोरी बहुत ही जल्द आने वाली है। और अगर आप स्टोरी और जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पूरा फुलफिल कर दो और वीडियो हाइप कर दो, जिससे मुझे जल्दी वीडियो लाना ही पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।